हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पार्थ फिजिक्स। पिछले वीडियो में हम लोग 12 के सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे कि हमें क्या क्या 12 में पढ़ने हैं। आज हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि पहले हम वीडियो में बताए थे कि हमारा जो सिलेबस होता है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट होता है। कोई भी टीचर जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही पढ़ाना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने बताया था कि इसमें कई सारे चैप्टर्स होते हैं, तो उसमें से हम लोग आज पहले चैप्टर का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में हम लोग देखेंगे। फील्ड तो अभी बहुत दूर है, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के ही बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहले भी हमने बताया था, आप देखेंगे तो जो 12 का भौतिकी है, 12 का फिजिक्स है, वो मैक्सिमम चीज़ें हम लोग को किससे पढ़ना होता है? मैक्सिमम चीज़ें हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी से ही पढ़ना होता है, जिसमें हम लोग को एक ब्रांच मिलता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब बहुत बहुत टॉपिक्स ये वाला पार्ट 12 का कवर करता है। इसमें से इसको दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक को हम बोलते हैं, पहले को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक। अब देखिए, पिछले वीडियो में बताए थे इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, एंड स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यहाँ पे रेस्ट होगा और यहाँ भी इलेक्ट्रो का मतलब होगा इलेक्ट्रिक, एंड डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक आपको चीज दिखाई दे रहा होगा, चार्ज, यानी कि जहाँ पे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जैसे ही वो चार्ज मोशन में करने लगता है, जैसे ही वो चार्ज गति में आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक। क्या? इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो बेसिकली हम लोग आज छोटे छोटे चीज़ें, आज बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो फील्ड वगैरह, पोटेंशियल, ये सब चीज़ें तो अभी बहुत दूर है। हम लोग अभी छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। कब से हम बोल रहे हैं चार्ज बेसिकली होता क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं चार्ज क्या होता है। देखिएगा, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज इज ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। चार्ज को अगर हम लिखा जाए तो इसको लिखते हैं चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब ये इंट्रिंसिक क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, इंट्रिंसिक को कहे तो जिसके अंदर कुछ ना हो, जिसके अंदर कुछ ना हो, यानी ये लास्ट प्रॉपर्टी हो किसी भी मैटर का, ये सबसे लास्ट वाला प्रॉपर्टी, यानी सबसे जो छोटा प्रॉपर्टी होता है, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी, वो क्या होता है? चार्ज होता है। इस पर आप कोई रिसर्च नहीं कर सकते। जिस पे आप कोई रिसर्च नहीं कर सकते उसी को इंट्रिंसिक कहते हैं। तो चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। याद कीजिए, चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। याद कीजिए कि कुछ 11th में आप लोग को यही चीजें मास के बारे में बताया गया था
कि मास भी एक फंडामेंटल यानी इंट्रिंसिक बोल सकते हैं, मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो अब मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है? मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले चार्ज तो आप लोग समझ गए कि चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि ये चार्ज किसी भी मैटर का सबसे मतलब लास्ट पार्टी प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? लास्ट प्रॉपर्टी। इस पे कोई आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं। बात आ रहा है समझ में? उसके बाद हम अगर देखा जाए तो चार्ज और मास बेसिकली सेम नहीं है, सेम नहीं कर सकते, बट मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो थोड़ा सा इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को समझना होगा। सबसे पहले हम चार्ज की बात करते हैं कि फिजिक्स में चार्ज को लिखा कैसे जाता है। देखिए, चार्ज को हम लोग क्यू द्वारा सूचित करते हैं, और जो इसका ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग सी द्वारा सूचित करते हैं। क्या होता है? सी। अब आगे जब बढ़ते हैं तो आप लोग ये इसको आप पहला मान लीजिए। दूसरा इसका प्रॉपर्टी, चार्ज का जो प्रॉपर्टी होगा वो होगा चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। याद कीजिए जब आप लोग लोअर क्लासेस में आप लोग ये सीखे थे कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, तो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि लाइक चार्जेस प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करते हैं। माइनस माइनस चार्ज भी होंगे तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल ही करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन अगर प्लस और माइनस चार्ज आ जाए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन, यानी कि इन दोनों के बीच जो होगा अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के प्लस प्लस चार्जेस में रिपेल करेंगे, माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों को हम बोलेंगे लाइक चार्ज, और इसको बोलेंगे अनलाइक चार्ज। क्या बोलेंगे? अनलाइक चार्ज। अब लाइक चार्जेस में रिपेल होगा और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब इतना बात समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम मास और चार्ज को एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यानी कि चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और मास भी क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो अब इन दोनों में क्या चीज़ें हैं? तो एक चीज़ आप लोग याद, एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं। ये सब जो चीज़ें अभी लिखे ना, इसको आप लोग याद रखिएगा, और अगर हो सकता है कि जल्दी इसको हटा दिया तो आप लोग वीडियो को पॉज कर देना है, उसके बाद इसको लिख लेना है, ताकि लिखिएगा तो ही याद रहेगा। देखिए, अगला जो हम लोग को एक चीज़ पढ़ना है वो ये चीज़, चार्ज ऑलवेज comes with mass। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, यानी चार्ज, अगर कहीं पे चार्ज है तो वहाँ पे मास जरूर होगा, ना का कोई सवाल ही नहीं है कि वहाँ पे मास नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज है, तो इसका कुछ ना कुछ, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे कोई आवेश है, चार्ज, तो इस चार्ज का कुछ ना कुछ मास होगा। लेकिन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्या, अच्छा ये पॉइंट सही है क्या? मास ऑलवेज कम्स विथ चार्ज? नो, ये सही बात नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, इसका मास होगा, मान लेते हैं m मास है इसका। अब इसका तो मास है,
लेकिन क्या इसमें चार्ज है, इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं लगा कि अगर इसका मास है तो इसमें चार्ज होगा, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, इसकी हम गारंटी ले सकते हैं कि अगर इसमें चार्ज है, क्या है, चार्ज है, ये कोई बॉडी है और ये बॉडी चार्ज है, तो इसका मास 101% होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर जहाँ कहीं भी चार्ज होगा वहाँ पे मास होना तय है, मास होगा ही होगा, है ना, बात समझ में? जहाँ पे मास होगा, दूसरे शब्दों में जहाँ पे मास होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे चार्ज होगा ही, ऐसा कोई पॉसिबल संभव नहीं है। संभव क्या है कि जहाँ पे चार्ज होगा वहाँ पे मास होगा, लेकिन जहाँ पे मास होगा वहाँ पे इसकी कोई गारंटी नहीं है कि चार्ज होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज़ है। अब थोड़ा सा चार्ज और मास में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि चार्ज और मास में, आप बोल रहे हैं कि चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों अगर इंट्रिंसिक से देखा जाए तो दोनों लगभग सेम बातें हो जा रही हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, इनके बीच कुछ डिफरेंस है। उन डिफरेंस को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चार्ज एंड मास में हम लोग डिफरेंस समझ रहे हैं, चार्ज एंड मास। अब इनमें कुछ डिफरेंस है जिसको आप समझ लेना है। सबसे पहला डिफरेंस कि चार्ज जो होते हैं ना, पॉजिटिव भी होता है और क्या, निगेटिव भी होता है। यानी कि चार्ज दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। हम मास की बात करें तो मास ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, मास ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये निगेटिव होता ही नहीं है। जैसे कोई आपसे कहे कि -10 kg, कोई मान लीजिए कि आप मार्केट में गए, आपको चीनी खरीदना है, तो आप मार्केट में जाएंगे तो आप कहेंगे कि हम, मान लीजिए कि आपको 2 kg चीनी खरीदना है, तो आप उसके पास, दुकानदार के पास जाइएगा तो कहिएगा कि हमको 2 kg चीनी दीजिए। आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि -2 kg। यानी कि मतलब कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान जो है यानी मास, वो पॉजिटिव ओनली और ओनली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों होता है। ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, बात समझ में? आगे बढ़ते हैं तो एक चीज आप याद कीजिए, 11th में एक चीज, एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, m इज इक्वल टू m नॉट बटे √1 - v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। m इज इक्वल टू m नॉट बटे में √1 - v स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। अब ये क्या है, ये क्यों बता रहे हैं? जैसे देखिए, इस मास को हम बोलेंगे रेस्ट मास। कहने इसको समझने से पहले एक बात आप समझ लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए ये कोई कार है, कोई गाड़ी है, v वेग से चल रही है, v वेलोसिटी से चल रही है, यानी कि यहाँ पे v वेलोसिटी से चल रही है, और यहाँ पे ये गाड़ी एट अ रेस्ट में खड़ी थी, रेस्ट में थी यानी कि खड़ी थी, तो दोनों के मास में डिफरेंस होगा। यही बात ये वाला फॉर्मूला हमको बताता है। कहने का मतलब है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका मास, और वही बॉडी अगर v वेग से चलना स्टार्ट कर दे तो उन दोनों के मास में फर्क होता है। वही ये फॉर्मूला हमको बताने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पे हम m लेंगे, रेस्ट ऑफ मास, रेस्ट मास क्या लेंगे, m नॉट जो है वो रेस्ट मास है, और ये जो m है मास ऑफ ब्लॉक, यानी किसी भी ब्लॉक का मास है। ऐसे में ध्यान दीजिए, अच्छा ये v पे क्यों डिपेंड कर रहा था, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पे ये वाला मास हमको निकालना है, यानी कि उस बॉडी का मास निकालना है। ये जब वो बॉडी रेस्ट में था तब उस टाइम का ये मास था, है ना। अब जैसे ही वो v वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देगा तो देखिएगा यहाँ पे उसका v, ये v जो है उस बॉडी का वेलोसिटी है, और ये c क्या है, c है स्पीड ऑफ लाइट, यानी
लाइट का स्पीड है जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे में जब अच्छा ये जैसे जैसे भी को हम चेंज करेंगे तो ये पूरा जो इस फार्मूला का ये जो ये है वो चेंज होगा कि नहीं होगा। यानी कि ये वाला बात इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी भी पे डिपेंड कर रहा है। यानी भी को हम चेंज करेंगे तो एम चेंज होगा। अब कैसे, मतलब कब बढ़ेगा घटेगा वो तो बात की बात है। पहले हमको इतना बताइए कि जैसे जैसे ये भी चेंज होगा तो एम तो बनेगा, बदलेगा ही। क्यों बदलेगा? क्योंकि इस भी पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए, तो याद कीजिए 12 में, यानी कि नॉर्मली हम लोग जब किसी भी कोई ब्लॉक अगर गति में होता है, कोई ब्लॉक अगर गति करता है, मोशन में होता है, तो उसके मास में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर ये फॉर्मूला आया कैसे? सर आप बोल रहे हैं कि उसके भी पे भी जैसे जैसे चेंज होगा तो उसका मास भी चेंज होगा। तो कोई अगर ब्लॉक यानी कोई गाड़ी अगर भी वेलोसिटी से चल रही है फिर भी उसका मास चेंज नहीं होता, क्यों? देखिए, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो दुनिया आप ये कह सकते हैं कि वो गाड़ी सी के मुकाबले में बहुत कम स्पीड से चल रही है। यानी कि आप इतना समझ लीजिए कि दुनिया में कोई ऐसा वाहन बनाया नहीं गया है, कोई ऐसी वाहन नहीं बनाया गया है जो लाइट के स्पीड से गति कर सके। लाइट के स्पीड से चलने वाली अभी तक कोई भी वाहन नहीं बनाया गया है, चाहे वो प्लेन हो या गाड़ी हो या कोई भी हो, या ट्रेन हो, कुछ भी सी के मतलब सी के स्पीड से चलने वाला अभी तक कोई भी गाड़ी या वाहन नहीं बना है। इसलिए जब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैक्सिमम हमारे केस में काइनेटिक में जो जितनी भी गाड़ियां हैं वो चलती कितनी है? लगभग 500, मान के चलते हैं कि मैक्सिमम 500 या 1000 किलोमीटर, मान के चलिए 1000 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलती है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ किलोमीटर पर घंटा पर आवर, इतना। अब ऐसे में हमको ये बताइएगा, ये और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसके मुकाबले में ये छोटा ही नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा है। क्या है? ये वाला स्पीड बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ऐसे में यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी बहुत छोटी संख्या में किसी बहुत बड़ी संख्या से भाग दे दिया जाता है तो उस मुकाबले, उस स्थिति में ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? कहने का मतलब है कि ये बहुत छोटा होगा। जैसे 1000 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रहा भी होगा कोई वाहन, तो इसके मुकाबले में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसके मुकाबले में ये छोटा ही नहीं, बहुत छोटा है। तो ऐसे में किसी छोटी संख्या में किसी बहुत बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो उस कंडीशन में ये पूरा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या होता है? 0 हो जाता है। जैसे ये 0 होगा तो ये देखिएगा, फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं तो आपको समझ में आएगा। m = m0/m, ये पार्ट क्या हो जाएगा? 0। तो बचेगा क्या? √1। तो ऐसे में 1/√1 या 1 बात बराबर है। तो ऐसे में m = कितना हो जाएगा? m0। इसीलिए हमारे जो जितने भी हम नॉर्मल देखते हैं अपनी आंखों से, जो भी गाड़ियां चलती है उनके द्रव्यमान में कोई, मास में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि उनका स्पीड सी के स्पीड के मुकाबले बहुत कम होता है। हम नॉर्मल अगर गाड़ी अगर रोड पे चल रही है तो उस गाड़ी का स्पीड क्या होगा? लगभग क्या 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। हो सकता है मैक्सिमम चल रहा होगा तो 150, यही ना। तो ये 150, ये 100, ये तो बहुत छोटा है सी से। तो इसलिए यहाँ पे एम डज नॉट चेंज। हाँ, बात तब आती जब ये भी सी के बहुत बहुत करीब होता, यानी कि सी के बहुत करीब होता, यानी कि लगभग ये कोई ऐसा वाहन हो जो, मतलब आप मान के चलिए कि वो सी तो नहीं, मतलब कि सी के स्पीड से तो नहीं चल रहा है, यानी कि किसी भी प्रकाश के चाल से तो नहीं चल रहा है,
लेकिन लगभग उसका वो स्पीड लगभग सी के करीब पहुंचने वाला है। मतलब ज़्यादा भी हो सकता है कम, लेकिन थोड़ा बहुत कम होगा। तो उस कंडीशन में हम ये वाला चीज़ मैटर करेगा। जब ये वाला भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी स्क्वायर और ये क्या है सी स्क्वायर। तो ये वाला चीज़ लगभग मान के चलिए कि कोई ब्लॉक है जो मान के चलिए कि 10⁻, वो कितना था, 10⁻8 था। इसको मान के चलते 10⁻6, ये वाला स्पीड। तब तो ये बातें लगभग करीब की हो जाती है ना। 10⁻6, 10⁻8 लगभग करीब की बातें हैं। तो इस कंडीशन में जब यहाँ पे आप रखिएगा तो वहाँ पे ये जी पार्ट जीरो नहीं होगा, वहाँ पे अब मैटर करेगा। तो इसीलिए हम एज अ कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो जाए, लगभग करीब हो जाए, यानी हम ये नहीं कर रहे कि बराबर ही हो जाए, इक्वल ही हो जाए, करीब हो जाए, तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान, उस ऑब्जेक्ट का मास चेंज होगा। है, आ रहा ना बात समझ में? क्योंकि ये वाला पार्ट पे ये एम डिपेंड कर रहा है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर ये एम इस एम नॉट दोनों बराबर ही होगा। लेकिन ये जैसे ही इसके करीब आएगा तब ये चीज़ मैटर करेगा। आ रहा है बात समझ में? तो इसलिए अब इसका यहाँ पे यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चार्ज जो है ना, लगभग 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 10⁻7 मीटर पर सेकेंड उस स्पीड से चलते हैं। तो किसी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसके द्रव्यमान में, उसके मास में फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो लगभग किसी स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा होगा। लगभग यानी कि बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, कम हो सकता है। तो उस कंडीशन में ये क्या होंगे, लगभग इस सी के इक्वली में जाएगा। तो ऐसे में उस चार्ज पार्टिकल का मास चेंज होगा। आ रहा है ना बात समझ में? तो ये चीज़ें थी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बात समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आएंगे तो हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। और हाँ, जितने लोग मेरे इस चैनल पे आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।